नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनडीसी ईडीयू पे। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के किले और किले के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको सीधा लेके चलते हैं चित्तौड़गढ़। तो अपना अगला जिला आता है चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ में किला बना हुआ है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में अपन बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ के किले का जो निर्माण है, चित्तौड़गढ़ के किले का जो निर्माण है वो हुआ है 7वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। अब देखो बात ये आती है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया किसने था, तो इसके ऊपर क्या है, थोड़ा सा मतभेद है इतिहासकारों के अनुसार। कई नाम आपको मिलते हैं जैसे चित्रांगद मौर्य, चित्रंग मौर्य, चित्रंगद मौर्य। तो कई नाम अपने को यहाँ पे मिलते हैं, चित्रांगद मौर्य, चित्रंग मौर्य, चित्रंगद मौर्य। अपने को तीनों याद रखने हैं। अपने को क्या करने हैं? तीनों याद रखने हैं। लेकिन यहाँ से मैं बता देता हूँ आरपीएससी द्वारा प्रायोजित 2011 की जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा थी वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें जो सही उत्तर माना गया था वो चित्रंग मौर्य को माना गया था। किसको माना गया था? चित्रंग मौर्य को माना गया था। लेकिन फिर भी अपने को तीनों याद रखने हैं। तीनों एक साथ ऑप्शन में आएंगे नहीं, एक एक ऑप्शन में आएंगे, उस हिसाब से अपन उत्तर कर देंगे। चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में बात करें तो यह जो किला है, यह किला मेसा के पठार पर बना हुआ है। कौन से पठार पर? मेसा के पठार पर बना हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ का किला वो कौन से पठार पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर बना हुआ है। मेसा का जो पठार है, इस पठार की आकृति है व्हेल मछली के समान। इस पठार की जो आकृति है वो है व्हेल मछली के समान। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का एक पठार जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है तो वो पठार कौन सा है? मेसा का पठार। लेकिन यहाँ से पठार पे जब अपन आएंगे तो मैं बता देता हूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो आबू का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो अपना आएगा आबू का पठार, माउंट आबू। यहाँ से इसके बारे में, किले के बारे में अपन बात करते हैं तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है आवासीय किला, यानी ऐसा किला है इसमें सबसे ज़्यादा लोग निवास कर सकते हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपसे पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण कब हुआ? 7वीं शताब्दी में। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य, चित्रंग मौर्य, चित्रंगद मौर्य। कौन से पठार पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर। चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में बात करें तो यह राजस्थान का एकमात्र किला, यह राजस्थान का एकमात्र किला है जिसमें वर्तमान में खेती की जाती है। जिसमें वर्तमान में खेती की जाती है। तो वर्तमान में खेती कौन से किले में की जाती है? चित्तौड़गढ़ के किले में की जाती है। और बात करें चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में तो इस किले में हरामियों का बाड़ा स्थित है। हरामियों का बाड़ा। तो आपसे पूछ लिया जाए हरामियों का बाड़ा वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के किले में। हरामियों का बाड़ा कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के किले में। अब अपन बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ के किले के जो मुख्य आकर्षण है, चित्तौड़ के किले के मुख्य आकर्षणों के बारे में अपन बात करें तो मुख्य आकर्षण है यहाँ पे विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बारे में अपन बात करें तो यह नौखंडा मंजिल है। नौखंडा मंजिल या नौखंडा भवन है। नौखंडा मंजिल का मतलब कि यह 9 खंडों में विभाजित है। विजय स्तंभ की ऊंचाई है 120 फीट।
विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 120 फीट। विजय स्तंभ के बारे में बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया गया है, इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। ये वही महाराणा कुंभा है जिसे राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक है वो किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में महाराणा कुंभा ने सर्वाधिक किलों का निर्माण करवाया है। अपने एक कवि हुए हैं कवि श्यामल दास, और कवि श्यामल दास ने एक पुस्तक लिखी है वीर विनोद, और कवि श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में वर्णन किया कि राजस्थान में किलों की संख्या 84 मानी गई है। इन 84 में से 32 किलों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया। तो 32 किलों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा के द्वारा करवाए जाने के कारण महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक और सर्वाधिक किलों का निर्माता माना गया है। तो यह विजय स्तंभ है, यह भी किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने बनवाया। अब बात करते हैं कि विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया क्यों था, कब बनवाया था? तो विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया, सारंगपुर का युद्ध इन्होंने जीता था, और सारंगपुर का जो युद्ध है, सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में 1437 में जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, उसके विजय के उपलक्ष्य में इसके बाद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। यह जो विजय स्तंभ है इसे भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर कहते हैं। भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर या विश्व का मूर्तिकोश, भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर या विश्व का मूर्तिकोश कहा जाता है। वो किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। विजय स्तंभ के बारे में अपन और बात करें तो इसकी ऊंचाई है वो 120 फीट है। यह जो विजय स्तंभ है यह राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। बहुत अच्छी बात है, आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, तो राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी विजय स्तंभ है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो है, अपने राजस्थान का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है उसका प्रतीक चिन्ह है वो भी कौन सा है? विजय स्तंभ है। तो मैं आपको ऐसे बता दूं, आप एनसीईआरटी की कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की कोई किताब उठाना और किताब के पहले पेज पे देखना, फ्रंट पेज पे आपको कोने में विजय स्तंभ का चित्र आपको दिख जाएगा राजस्थान के नक्शे में। वो वहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि विजय स्तंभ जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, इसका प्रतीक चिन्ह है। तो चित्तौड़गढ़ के किले का पहला जो आकर्षण है वो विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ के अलावा हम बात करें तो कीर्ति जैन स्तंभ, कीर्ति जैन स्तंभ। विजय स्तंभ के सामने एक और स्तंभ बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 90 फीट है, जिसे कीर्ति जैन स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और इस कीर्ति जैन स्तंभ के बारे में अपन बात करें तो इसका निर्माण करवाया था वो जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था। किसने करवाया था? जैन व्यापारी जीजा। अब वो जीजा वो नहीं है, जीजा आदमी का नाम है। तो जैन व्यापारी जीजा द्वारा निर्मित है जैन कीर्ति जैन स्तंभ। इसके अलावा विजय स्तंभ। इसके अलावा और अपन यहाँ से बात करें चित्तौड़गढ़ के किले के मुख्य आकर्षणों के बारे में तो रानी पद्मिनी का महल, रानी पद्मिनी का महल, राणा कुंभा का महल, राणा कुंभा का महल, मीरा का मंदिर, रैदास की छतरी, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, श्रृंगार चौरे का मंदिर, गोरा व बादल का महल, आदि। तो बात करते हैं अपन यहाँ से चित्तौड़गढ़ के जो मुख्य आकर्षण है या चित्तौड़गढ़ के किले के जो दर्शनीय स्थल हैं उनमें रानी पद्मिनी का महल, महाराणा कुंभा का महल, मीरा का मंदिर, रैदास की छतरी, कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर, गोरा व बादल का महल। तो यहाँ से अपन बात करें गोरा और बादल के बारे में, तो गोरा और बादल के बारे में आपको पता होगा ये रानी जो पद्मिनी जो थी, रावल रतन सिंह की पत्नी जो पद्मिनी थी उसके अंगरक्षक भी थे और रावल रतन सिंह के सेनापति भी थे। श्रृंगार चौरी का जो मंदिर है ये महाराणा कुंभा की पुत्री रमा देवी ने बनवाया था, जिसे वागेश्वरी के नाम से जाना जाता है। स्वर वागेश्वरी जो
मतलब स्वर गायन में या संगीत में जिसकी रुचि थी, जिसे राजस्थान के इतिहास में वागेश्वरी के नाम से जानते हैं। तुलजा भवानी का जो मंदिर है, तुलजा भवानी जो है वो मराठा शक्ति के जो संस्थापक थे शिवाजी की जो आराध्य देवी थी वो तुलजा भवानी को माना जाता है। तो ये यहाँ के मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। अब अपन यहाँ से बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के किले में जो साके हुए थे, यानी चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण जो हुए थे। 3 साके चित्तौड़गढ़ के किले में हुए हैं। पहला साका चित्तौड़गढ़ में हुआ था 1303 में, दूसरा साका चित्तौड़गढ़ में हुआ था 1534-35 में, और तीसरा साका चित्तौड़गढ़ में हुआ था 1567-68 में। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे एक एक साके के बारे में कि साका कब हुआ, कैसे हुआ, किसने आक्रमण किया। इससे पहले अपन अध्ययन करेंगे कि साका होता क्या है। इससे पहले अपन 2 मिनट की बात करेंगे कि साका होता क्या है, वरना तो ये बात ऊपर से चली जाएगी कि साका क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, देखो, एक होता है केसरिया, एक होता है केसरिया और एक होता है जौहर। वीरों द्वारा सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी धारण करके युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना क्या कहलाता था? केसरिया कहलाता था। क्या कहलाता था? केसरिया कहलाता था। वीरों द्वारा युद्ध भूमि में केसरिया पगड़ी धारण करके लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना क्या कहलाता है? केसरिया। और उनके वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद में उनके पीछे से उनकी वीरांगनाओं द्वारा किसी भी तरीके से अपनी अस्मिता और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए सामूहिक तरीके से आत्मदाह करना, अब वो चाहे अग्नि में कूद के करें या वो पानी में कूद के करें, तो ये क्या कहलाता था? जौहर कहलाता था। और केसरिया और जौहर दोनों मिलते हैं तो बनता है साका, तो वो क्या कहलाता है? साका कहलाता है। और एक वो साका, दिल जले साका, मैंने तुझे जिंदा पकड़ करके शादी के मंडप में जाने की कसम खाई थी, वो खाई थी, बस पूरी नहीं हुई, बात ये। तो साका। अब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के किले में कितने साके हुए थे। चित्तौड़गढ़ के किले में 3 साके हुए। कितने हुए? 3। अपन बात करते हैं प्रथम साका कब हुआ था। पहला साका चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ है 1303 में। कब हुआ था? 1303 में। आक्रमण करने वाला यहाँ पर कौन था? तो आक्रमण करने वाला 1303 का अगर नाम आता है तो आपको पता ही है, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। देखो, मैं एक चीज बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा छेड़छाड़ किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और संविधान के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ किसने की, तो इंदिरा गांधी ने। 2 का ही नाम आता है। राजस्थान के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाला अलाउद्दीन खिलजी है और भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाली इंदिरा गांधी थी। तो बात करते हैं, आक्रमण किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के शासक थे रावल रतन सिंह। यहाँ के शासक कौन थे? रावल रतन सिंह। आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था इसका? आक्रमण करने का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार। आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार। लेकिन एक इतिहासकार यहाँ पे हुए हैं, उन इतिहासकार ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था। इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। एक इतिहासकार हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम है पद्मावत। ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत। और अपने पद्मावत ग्रंथ में इसने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया। मैं आपको बताऊं, आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक डेरा डाल के रखा था चित्तौड़गढ़ के किले के सामने। अब 6 महीने तक कोई आदमी पूरी सेना के साथ डेरा डाल के रखता है, इसका मतलब पद्मिनी में कुछ न कुछ खास बात जरूर है। मानते हो कि नहीं मानते? तो खास बात है तो अपने को भी तो पढ़नी लाजिमी है भाई, अपने को भी तो पता होना चाहिए पद्मिनी में कौन सी खास बात है। तो अब चलो 2 मिनट के लिए अपन बात करते हैं पद्मिनी के बारे में। पद्मिनी कौन थी?
पद्मिनी। वैसे तो आपने पद्मावत फिल्म देखी होगी, उसमें पद्मिनी के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। पद्मिनी जो है यह सिंहल द्वीप के राजा, सिंहल द्वीप जिसे सिलोन द्वीप भी बोलते थे, जिसे वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं, सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी, गंधर्वसेन की पुत्री। ठीक है जी, गंधर्वसेन की बेटी थी, बहुत अच्छी बात है। पद्मिनी के पास था भाई साहब एक तोता, तोता क्या था? तोता। गजब की बात है, इसके पास तोता था। और वो तोता भी आपको पता होना चाहिए कौन सा था। इसके पास तोता जो था वो तोता था हीरामन किस्म का तोता। कौन सा तोता? हीरामन। हीरामन कह दो, वर्तमान में इसे कहते हैं गागरोनी तोता। कौन सा तोता कहते हैं? गागरोनी तोता। इसे कहते हैं हिंदुओं का आकाश लोचन। क्या कहते हैं? हिंदुओं का आकाश लोचन। अब इतने नाम है तो तोता भी तो कोई शानदार ही होगा फिर तो। हीरामन किस्म का जो तोता होता है, इस तोते की खास बात होती है यह मनुष्य की भाषा बोलता है, मनुष्य की हूबहू भाषा बोलता है। और ये हीरामन किस्म का तोता पद्मिनी के पास था। वर्तमान में राजस्थान में केवल और केवल गागरोन दुर्ग झालावाड़ में मिलता है, इसलिए वर्तमान में इसे गागरोनी तोता कहते हैं। और इसी तोते को, हीरामन किस्म के तोते को हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं। अब देखो यहां से अपन बात करते हैं, रानी पद्मिनी के पास जो तोता था उस तोते का नाम था ललित। उस तोते का नाम क्या था? ललित। बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों की गुडविल थी, ललित और पद्मिनी की। लेकिन एक दिन क्या होता है, दोनों के बीच में बिगड़ जाती है। क्या होता है? बिगड़ जाती है। अब किसी भी मैटर पे बिगड़ी होगी, लेकिन बिगड़ गई। ललित यहां से नाराज हो जाता है रानी पद्मिनी से, और ये यहां से उड़ता 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 मेवाड़ जाता है। बड़ी विडंबना की बात है, देखो आया भी मेवाड़ ही सीधा। 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे है जो भी। ये मेवाड़ दरबार में आ जाता है, रावल रतन सिंह के दरबार में। और भाई साहब ललित जो है वो रावल रतन सिंह के मुखमंडल को देख करके, उनके तेज को देख करके, उनके शौर्य को देख करके इतना प्रभावित हो जाता है, इतना प्रभावित हो जाता है, वो मन ही मन सोचता है कि रानी पद्मिनी के लिए अगर इस धरती पर कोई सुयोग्य वर है तो वो रावल रतन सिंह के अलावा है ही नहीं। बोलो थे तोता रिश्ता ग्रासी अब है अटे आपनो आदमियों नहीं पार पड़ रही है। यहां पे ललित मन ही मन सोचता है कि अगर रानी पद्मिनी का विवाह हो तो रतन सिंह के साथ ही हो। इसलिए ललित क्या करता है, रतन सिंह के सामने रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता है। क्या करता है? रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता है। रतन सिंह ये सुनता है, सुनता है। अब रतन सिंह के भी मन में कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है कि यार इतनी सुंदर अगर कोई राजकुमारी है तो मुझे उससे विवाह तो करना चाहिए, मुझे उससे क्या करना चाहिए? विवाह करना चाहिए। अब साहब ललित की बात सुनकर के रावल रतन सिंह चले हैं सिंहल द्वीप के लिए। कहां के लिए चले हैं? सिंहल द्वीप के लिए। चलने दो, देखते हैं। यहां पर जाकर के और राजा गंधर्व सेन के शाही बगीचे में रावल रतन सिंह अपना धूना डाल करके बैठ जाते हैं और जोगी बन जाते हैं। क्यों? मैं आपको बता दूं कि कोई भी किसी न किसी काम को करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोने के लिए ना तो मेरे पास कुछ है, ना रतन सिंह के पास कुछ था, ना आपके पास कुछ है, इसलिए अपने को कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा, पढ़ाई। ऐसे नहीं पद्मिनी आएगी, बिना पढ़िया पद्मिनी को नहीं ऐसी लाडी सपना लीजियो। हाँ ते कहते जार सोचो कि आप ही धुनो का हलर बैठ जाए, आग लगा खेत में बापू डांग मारोगे, मैं पहले कहती है। साहब रावल रतन सिंह वहां पे धुना डाल के बैठ गया। 5 साल निकल गए साहब, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कितने साल निकल गए? 5 साल। और आपने यहाँ धुनों का हलर बैठे 5 साल निकल गए ना, तो मैं देख लिया पार थारे साबू अंजाम किए वो।
5 साल बाद में रावल रतन सिंह के बारे में पता चलता है गंधर्व सेन को कि अपने साई बगीचे में कोई साधु महात्मा आए हुए हैं और धूना डाल के बैठे हुए हैं। तो उसने अपने नौकरों का आदेश दिया कि अपने साई बगीचे में जो साधु आए हैं उनको बुलाओ। बुलाया गया। गंधर्व सेन ने दरबार में रावल रतन सिंह को देखा, चमकते हुए तेज मुखमंडल को देखा। तो गंधर्व सेन ने रतन सिंह से कहा कि बात है वो साफ साफ बताओ, आप मुझे कोई जोगी तो प्रतीत नहीं होते। क्या प्रतीत नहीं होते? जोगी तो प्रतीत होते नहीं, आप सच में हो कौन वो बताओ। तो साहब देखो, ईमानदार आदमी था बेचारे, इसने कोई मतलब लाग लपट वाली बात नहीं की। इसने सीधा सीधा कहा, बोले साहब मेवाड़ का राजकुमार हूं, रावल रतन सिंह हूं, और आपकी बेटी पद्मिनी से शादी करने के लिए आया हूं। लो साहब, छोरी का बाप के सामने बड़ी बात। इससे छोरी का बापू हो गया इम्प्रेसिव, प्रभावित का छोराम दम है, छोराम के दम लाडी मैं क्यों वो रतन सिंह को थे छोरी वाला बाप ने जार मत कर दिया, छोरी वाला बाप में ठाडो दम है। वो बिन पद्मिनी दे दी, थाली पद्मिनी आवली को नहीं जिंदगी भर थाने 28 गुण पड़े पद्मिनी कौन सी गली गई है। हाँ ध्यान रखिया, ते कदे सोचो मानतो मालो मास्टर बतायो को रतन सिंह की कह आयो और भी पद्मिनी वाला बापू ने वो पद्मिनी ने लिया जना मैं यहाँ कह लिया से बापू ने दरी गुनी आवली। इसकी बात से प्रभावित होता है गंधर्व सेन, और प्रभावित होकर के इसने क्या किया, अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह कर दिया। किसके साथ है? रावल रतन सिंह के साथ। साहब मजा होगा। रावल रतन सिंह पद्मिनी को लेकर के मेवाड़ आ जाता है, दोनों आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत लोगों को हो गई। अब दिक्कत किसको हो गई? लोगों को। कैसे हुई मैं बताता हूं। इसी रावल रतन सिंह के दरबार में एक ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण, जिसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। ओ बेटो तांत्रिक, ओ तांत्रिक, ओ जादू टोना करनो जानतो। क्या जानतो? जादू टोना। ये तांत्रिक था। इसने जैसे रानी पद्मिनी को देखा और देखते ही बेहोश हो गया। क्या हो गया? बेहोश। पड़ो धड़क दे खड़े धरती को ऊपर खा पछाड़े। जैसे बेहोश होया, जैसे तैसे इसको होश आया। इसने एक बात इसके दिमाग में आई कि मैं एक काम करता हूं, रावल रतन सिंह को तो मैं मार देता हूं और पद्मिनी से शादी कर लेता हूं। अब बोलो बात जच्चा है कि ना? गुरुजी कौन जच्चा है? कया कौन जच्चा है? देखो, किसी के पास जितनी महंगी चीज होती है ना, वो उसकी सिक्योरिटी उतनी ज्यादा रखता है। थे भी रखो नहीं कदे कदे भी। तो पद्मिनी है भाई साहब रतन सिंह के पास, सुरक्षा तो इसकी रखेगा ना। तो रतन सिंह को भी पता चल गया कि मन में खोट आगो की के राघव चेतन के, मन में खोट की का आगो राघव चेतन के। इसलिए रतन सिंह ने राघव चेतन को क्या कर दिया? देश निकाला दे दिया। क्या दे दिया? देश निकाला, निकाल दिया, मेवाड़ से बर्खास्त। ओ पेट पकड़ो पकड़ो भाग्यो भाग्यो थान बेरो कटे जैसी। देखो मैं थान बता दूं, राजस्थान वाला के अगर कोई दिक्कत हुई है ना, तो वह पेट पकड़ रहा सीधा दिल्ली गया है। कटे गया है दिल्ली। यह आ जाता है दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सलाम ठोकता है, और कुशल अक्षेम पूछने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इससे पूछा, अरे बोल राघव चेतन कैसे आना हुआ, क्या हालचाल है? बोले साहब हालचाल माड़ा ही है। हालचाल के है? माड़ा ही है। बोले क्या हुआ? रतन सिंह के क्या हालचाल है? बोले साहब रतन सिंह का मजा है। रतन सिंह के मजा। राघव चेतन ने कहा, बोले जापना अगर इस धरती पे मजे अगर किसी के हैं तो वो रतन सिंह के ही है। आ बात सुने टेंशन में आगो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा, अरे राघव चेतन ये तो बता ऐसा रतन सिंह के पास है क्या? बोले साहब बिगन पद्मिनी है, पद्मिनी। बिगन के है? पद्मिनी। अरे तो अयान को पद्मिनी में के है भाई, बात तो बता। बोले साहब मैं थाने बताऊं, पद्मिनी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, जब वो पानी पीती है तो उसके गले से उतरता हुआ दिखता है। क्या भाई जी भी यहाँ पानी भी यहाँ दिखेगा, पानी नीचे जा रहे। इसका मतलब पद्मिनी तो पारदर्शी है।
आ बात जिया ही अलाउद्दीन खिलजी का काना में पड़ी और अलाउद्दीन खिलजी के भी यहाँ मतलब यहाँ थारो अगर ना कई बार देख भैया अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा अगर इतनी सुंदर स्त्री रतन सिंह के पास है उसका तो वहां क्या काम, वो तो अपने महल में होनी चाहिए। मैटर चालू। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, रतन सिंह को एक पत्र लिखा कि रतन सिंह, मैं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, मैंने सुना कि तेरे पास बहुत ही सुंदर स्त्री पद्मिनी है और मैं चाहता हूं तू अपनी स्त्री पद्मिनी को ससम्मान दिल्ली पहुंचा दे। चल के रहे सीधी सीधी कोई लुगाई मांग ले जना बात चाल जा के ते तो बात ही कौन करने दो रहे, 2 मिनट में से देखने दोगे ना गुरु जी ए देखने दिया करेगे वो आप लुगाई कह दे दे जना दे देगे कौन दे। तो रतन सिंह ने जवाब दिया अलाउद्दीन खिलजी को कि देखो अलाउद्दीन खिलजी, मैं मेरी पत्नी आपको नहीं सौंप सकता। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नहीं सौंप सकता तो कोई बात नहीं, हम सेना सहित आ रहे हैं, फिर हमें सेना सहित आ रहे हैं। बोलो साहब आ जाओ चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर 1303 में। कब आक्रमण किया? 1303 में। रावल रतन सिंह ने चित्तौड़गढ़ के किले के सारे द्वार बंद करवा दिए। 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी की सेना डेरा डाले पड़ी रही, ना रतन सिंह दिखा ना पद्मिनी दिखी। 6 महीने का राशन पानी लेके आए थे, खत्म हो गया। जब राशन पानी खत्म होता दिखा तो अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? कूटनीति का सहारा लिया। और कूटनीति का सहारा लेकर के छल कपट का काम किया। इसने एक और पत्र लिखा रतन सिंह को कि देख रतन सिंह, तू मुझे पद्मिनी नहीं देना चाहता तो मत दे, मुझे पद्मिनी चाहिए नहीं, तो एक काम कर, मुझे पद्मिनी की एक झलक दिखला दे। झलक दिखला जा एक बार, आजा आजा। तो एक झलक दिखा दे भाई। ये बहुत लालायित था। रतन सिंह के पास वो पत्र पहुंचा। उसने अपने सरदार जो थे, अपने जो दरबारी थे, मंत्री वगैरह थे, उनसे इस मैटर पे थोड़ा डिस्कस किया। वह बोलिया साहब एक झलक दिखावा अति बड़ी बल्ला है, बा टेढ़ा है तो टाड़ो नहीं। अगर युद्ध ना होने से, एक झलक दिखाने से वो वापस दिल्ली जाता है तो जाने दो, युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो खून खराबा नहीं होगा। तो ठीक है। रतन सिंह ने कहा, रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को जवाब दिया कि अलाउद्दीन खिलजी कल ठीक 10 बजे मेवाड़ दरबार में आ जाना, तेरे को पद्मिनी दिखाएंगे। अब देखो साहब, चला अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को देखने के लिए। जैसे आप जाते हो ना परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के उस बड़े वाले कैफे में, वैसे चला है। देखो दिखाते हैं आज इसको पद्मिनी, दिखा दें क्या? ये लो तो दिखा देते हैं, अपना क्या है। अब देखो साहब, चित्तौड़गढ़ का किला है। चित्तौड़गढ़ के किले में पद्मिनी कैसे देखेगा अलाउद्दीन खिलजी? ये रानी पद्मिनी का महल है। किसका महल है? रानी पद्मिनी का महल। किले के ऊपर है, वैसे फर्स्ट फ्लोर। आपका भी फर्स्ट फ्लोर पे होगा, मत बुला लेना पीछे सीढ़ियों से किसी को। यहां पे इसके सामने बना हुआ है तालाब। ये क्या है? तालाब। तालाब के जस्ट सामने लगा है शीशा। क्या लगा है? शीशा। तगड़ा किया काम। रानी पद्मिनी अपने महल से बाहर निकलेगी। रानी पद्मिनी की परछाई तालाब में बनेगी। कहाँ बनेगी? तालाब में। और तालाब की परछाई शीशे पे। तालाब की परछाई शीशे पे। और यहां से अलाउद्दीन खिलजी देखेगा किसको? पद्मिनी को। टाइट सिक्योरिटी, डायरेक्ट नहीं मिल सकते आप साहब, क्योंकि अंदर जो चीज है खास है। यहां पे क्या होता है, जैसे ही रानी पद्मिनी महल से बाहर निकलती है और जैसे ही पद्मिनी की परछाई तालाब में, तालाब की परछाई शीशे पे,
और शीशा पद्मिनी की सुंदरता को सहन नहीं कर सकता और शीशा टूट गया। टूट जाता साहब, शीशा हो या दिल, आखिर में टूटता ही है। शीशा टूट गया और अलाउद्दीन खिलजी से रहा नहीं गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने छलांग लगाई तालाब में पद्मिनी को पकड़ने के लिए। अरे तालाब में पद्मिनी बढ़ रही के ना गुरुजी, जनवरी को टाइम है, ठंडो पानी, सल्ट को नहीं केस, लेकिन क्या करें, लाजवाब। जैसे तैसे करके अलाउद्दीन खिलजी को बाहर निकाला। रतन सिंह ने पूछा, अरे कहीं अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी दिखी कौन दिखी? अब मना तो कर नहीं सकता बेचारा, साहब दिखी तो बोलो चलो, दिखी तो चलो, ठीक है। अपने राजस्थान की कला और संस्कृति, आए हुए मेहमान को अपन दरवाजे तक छोड़ के आते हैं, आपा भी छोड़ रहा हूं ना, घर बुआजी आईडी वह जना बेल थैलो ले हाथ में रिया, जो भी मतलब उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाता है रतन सिंह। लेकिन वहां पे मैंने आपको बताया ना, ये तो षड्यंत्र रच के आया था। तो दरवाजे के बाहर गुप्त स्थानों पे इसने अपने सैनिक बिठा रखे थे और जैसे ही मुख्य दरवाजे तक रतन सिंह आता है, रतन सिंह को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बना करके ले जाता है दिल्ली। पीछे से पत्र भेजता है पद्मिनी को कि पद्मिनी रतन सिंह चाहिए तो दिल्ली आ जाना। कैसे लटाओ केस? अब साहब पद्मिनी को समस्या, किसको छुड़ाने के लिए? रतन सिंह को छुड़ाने के लिए। तो पद्मिनी ने क्या किया, अपने जो दो अंगरक्षक थे, गोरा और बादल, कौन थे? गोरा और बादल के साथ में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। होता है ना, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है कभी कभार। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, इन्होंने कहा बोलो भाई क्या बात है? तो पद्मिनी ने कहा, अरे सुनो, आपके जीजू को वो ले गया। किसको ले गया? जीजू को ले गया। जीजू को तो छुड़ाना जरूरी है, तो कुछ सोचो। क्या करो? सोचो, आप भी सोचो जीजू को कैसे छुड़ाएं। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप अलाउद्दीन खिलजी को पत्र लिखो कि अलाउद्दीन खिलजी, मैं रानी पद्मिनी दिल्ली आ रही हूं। कहाँ रही हूं? दिल्ली, लेकिन अकेली नहीं, तो मेरे साथ 1600 राजपूत महिलाएं और भी आएंगी। कितनी महिलाएं? 1600। अलाउद्दीन खिलजी ने चाहिए कितनी? एक। टोटल जारी कितनी ही? 1600। बिके तो सोने पे सुहागा, उसके तो सोने पे सुहागा। अब देखो साहब, यहां से जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, 1600 अपनी सेना के जो विश्वसनीय सैनिक थे उनको महिला के वेश में तैयार करके और हाथ में तलवार देके और 1600 पालकियों में बिठा दिया और अलाउद्दीन खिलजी को कहा 1600 पालकी भेज देना, रानी पद्मिनी 1600 पालकियों के साथ आएगी। और बठिन अलाउद्दीन खिलजी बेटो एक एक टांग पर 9 ताड़ के आज पद्मिनी आई भाई। पद्मिनी पहुंचती है 1600 पालकियों के साथ दिल्ली। कहां पहुंचती है? दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली आते ही इसने अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी से पूछा, रहा बोले बोल रानी पद्मिनी कैसे क्या? तो रानी पद्मिनी ने कहा कि देख, मैं दिल्ली आ गई हूं, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। बोले बोल वो क्या है? बोले देख, मैं 5 साल अगर रतन सिंह की बन के रह ली तो मुझे एक रात और रतन सिंह की रानी बन के रहने दे, अगले दिन से मैं तेरी रानी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कोई बात नहीं, 6 महीने इंतजार किया तो एक रात और सही, एक रात तेरी, जा रतन सिंह के पास। रानी पद्मिनी रतन सिंह के पास जाती है। रतन सिंह से कहती है आप चिंता मत करो, मैं पूरे इंतजाम के साथ आई हूं, हम आपको छुड़वा के ले जाएंगे। और रात के अंधेरे में 1600 पालकियों में जो 1600 राजपूत सैनिक महिलाओं के वेश में तलवार लेकर के बैठे थे, उन्होंने आक्रमण किया जेल के ऊपर और छुड़ा लिया रतन सिंह को और आ गए छुड़ा करके वापिस आ गए
फिर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले के ऊपर, लेकिन इस बार रावल रतन सिंह ने चित्तौड़ के किले के द्वार बंद नहीं किए, युद्ध किया अलाउद्दीन खिलजी के साथ, और युद्ध करते हुए रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। युद्ध करते हुए रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। रावल रतन सिंह और उसके दो सेनापति गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो पीछे से रानी पद्मिनी जो है, कहाँ गई रानी पद्मिनी, वापस नहीं है अभी तक, ये रही रानी पद्मिनी जो है, इसने 1600 राजपूत महिलाओं के साथ अग्निकुंड में कूद करके जौहर कर लिया था कि अपनी इज्जत की रक्षा के लिए अग्निकुंड में कूद गई 1600 महिलाओं के साथ और जौहर कर लिया। यह राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर माना जाता है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर माना जाता है, यानी सबसे बड़ा जौहर राजस्थान का जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, 1303 का चित्तौड़गढ़ के किले का माना जाता है। और यह चित्तौड़गढ़ के किले में होने वाला पहला साका था। कौन सा साका था, पहला साका। यहां पर साका हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लेता है, और चित्तौड़गढ़ के किले को जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम रखा खिजराबाद। क्या नाम रखा, खिजराबाद इसका नाम रखा, और अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। तो 1303 में रतन सिंह के मरने के बाद में यह खिज्र खां के नियंत्रण में आ जाता है। खिज्र खां थोड़े समय बाद में क्या होता है, यह किला जो है वो फिर राजपूतों को सौंप देता है, और 1326 में राणा हमीर द्वारा अपने चित्तौड़गढ़ के किले पर दोबारा अधिकार कर लिया जाता है। तो यह था चित्तौड़गढ़ के किले का पहला साका। अब अपन बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के किले के दूसरे साके के बारे में। दूसरा साका कब हुआ था, दूसरे साके के बारे में अपन बात करें तो दूसरा साका हुआ था 1534-35 में। कब हुआ था, 1534-35 में। तो चित्तौड़गढ़ के किले का दूसरा साका, बोर तो नहीं हो रहे ना पढ़ते पढ़ते, बता देना। दूसरा साका 1534-35। इस समय आक्रमणकारी जो था, इस समय आक्रमणकारी था बहादुर शाह, गुजरात का शासक। कहां का शासक, गुजरात का शासक। यहां का शासक था विक्रमादित्य। कौन था, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बारे में आप जानते होंगे, राणा सांगा का पुत्र था। किसका पुत्र था, राणा सांगा का। वही राणा सांगा जो खानवा के युद्ध में हार गया था बाबर से। खानवा के युद्ध में किससे हार गया था, बाबर से। 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में बाबर से हार गया था। और उस समय राणा सांगा के दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। विक्रमादित्य शासक था, लेकिन विक्रमादित्य अल्पवयस्क था, बहुत छोटी उम्र में था। तो उसकी जो अल्पवयस्क होने के कारण उसकी जो संरक्षक जो थी, संरक्षिका थी इसकी माता कर्मावती देवी, रानी कर्मावती। तो शासक तो विक्रमादित्य था, लेकिन शासन चला कौन रही थी, कर्मावती देवी। यहां पे क्या होता है, बहादुर शाह द्वारा आक्रमण किया जाता है, और आक्रमण के दौरान रानी कर्मावती द्वारा मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी जाती है। हुमायूं को राखी भेजी जाती है। इसने हुमायूं को राखी भेजी कि आप हमारी रक्षा करो, आप हमारी क्या करो, रक्षा करो। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी, और हुमायूं को राखी भेजी क्यों भेजी। वाकई में सोचने वाली बात है, सोचना भी चाहिए, लेकिन आप तो नहीं सोचते, इसलिए मैंने सोच लिया। तो मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होगा 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध जीतने के बाद में बाबर ने अगर राजपूताना में सबसे पहले किसी के साथ संबंध स्थापित किए थे तो वो रानी कर्मावती के साथ स्थापित किए थे। और सोचो मत, रानी कर्मावती को उसने अपनी धर्म की बेटी बनाया था। क्या बनाया था, धर्म की बेटी। इसलिए हुमायूं रानी कर्मावती का धर्म का भाई हो गया।
और इसलिए हुमायूं को राखी भेजी थी रानी कर्मावती ने अपनी रक्षा के लिए, लेकिन हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर पाता है। और यहाँ पे आक्रमण के दौरान देवलिया के जो ठाकुर थे, देवलिया है प्रतापगढ़ में, देवलिया के ठाकुर रावत बाघ सिंह जो इसके सेनापति थे, रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में वीरों द्वारा केसरिया किया जाता है और रानी कर्मावती द्वारा यहाँ पे जोहर किया जाता है। तो ये था चित्तौड़गढ़ के किले का दूसरा साका। अब अपन बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के बारे में। तीसरा साका हुआ था 1567-68 में। कब हुआ था? 1567-68 में हुआ था। इस समय आक्रमणकारी कौन था? इस समय आक्रमणकारी था अकबर। कौन था? अकबर। यहाँ के शासक थे महाराणा उदय सिंह। शासक कौन थे? महाराणा उदय सिंह। मेरी तरह डरपोक कायर कौन है? उदय सिंह। हालांकि मैं तो देखो बहुत ही सूरवीर आदमी हूं, वैसे मैं नहीं डरता, बस मुझे केवल चूहे से डर लगता है, वैसे मैं बहुत बड़ा सूरवीर आदमी हूं। महाराणा उदय सिंह यहाँ के शासक हैं। जैसे ही अकबर ने आक्रमण किया, महाराणा उदय सिंह भाग गए। महाराणा उदय सिंह ने क्या किया? किले की जो रक्षा का भार है, किले की रक्षा का भार जयमल राठौड़ अपने सेनापति थे इसके, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, ये दोनों जीजा साला थे वैसे। जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को सौंप दिया और स्वयं यहां से चला जाता है। ये कहां पे? गोगुंदा की पहाड़ियों में। कहां चला जाता है? गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है। मेरे साथ थे युद्ध याद संभालो आपा तो ए चले आपन घुमेरो युद्ध किए हुए। यहाँ पे आक्रमण के दौरान जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इनके वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद में फत्ता सिसोदिया की जो रानी है जिसका नाम था फूल कंवर, फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ पे जोहर किया जाता है और यह चित्तौड़गढ़ के किले का तीसरा साका माना जाता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने अध्ययन किया चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और आपके कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगले किले के बारे में बात करेंगे अपन कल, तब तक के लिए धन्यवाद।